यहाँ के किसी भी सिंगापुर सिटीज़न से और परमानेंट रेजिडेंट से आप शादी नहीं कर सकते हो। अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आप आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और आप बच्चा भी यहाँ पे पैदा नहीं कर सकते। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के वर्क वीज़ा के बारे में। तो जिसको भी सिंगापुर अगर आना चाहते हो और यहाँ पे काम करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर प्रोफेशन के हिसाब से, हर नौकरी के हिसाब से अलग अलग वीज़ा की कैटेगरीज़ हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली वर्क वीज़ा के बारे में, जो मेरा स्पेशली होता है सीएमपी वर्कर, सीएमपी सेक्टर के लिए। सीएमपी का मतलब है कंस्ट्रक्शन, मैरीन एंड प्रोसेस सेक्टर्स। यहाँ पे वर्क परमिट जो होता है स्पेशली सीएमपी कंस्ट्रक्शन, मरीन एंड प्रोसेस सेक्टर्स के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे कि उस वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, वीज़ा कौन अप्लाई करेगा और उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो गाइस, जो मेरा वर्क परमिट होता है या वर्क वीज़ा होता है वो मेरा स्पेशली सेमी स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में आता है। और उस कैटेगरी के अंदर मेरे और भी वर्क पासेज होते हैं, और भी वीज़ा के कैटेगरी होते हैं। जैसे मेरा सबसे टॉप लेवल पे एस पास होता है जहाँ पे सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। उसके बाद वर्क परमिट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, तो जो सीएमपी सेक्टर में काम करते हैं उसको बेसिकली वर्क परमिट बोलते हैं। वर्क परमिट फॉर माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर का क्या हो गया कि जैसे हमारी मेड्स वगैरह होती हैं, तो मेड्स को जब हम लोग हायर करते हैं तो उनको हायर करने के लिए स्पेशली डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा चाहिए होता है। तो जो मेड्स होती हैं अगर उनको सिंगापुर में जॉब करनी है तो उनका वीज़ा की कैटेगरी अलग है। उसके बाद मेरा आता है वर्क परमिट फॉर कन्फाइनमेंट नैनीज़। तो कन्फाइनमेंट नैनीज़, अगर आपके घर में प्रेग्नेंट कोई है और उसके लिए अगर आप डिलीवरी के बाद में आप हायर करना चाहते हो किसी को, क्योंकि बच्चे की देखरेख करने के लिए कोई नहीं है, तो जो बच्चे की देखरेख करने के लिए हमारे यहाँ तो इंडिया में रिश्तेदार वगैरह को बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग बिज़ी हैं तो इतना सिस्टम किसी के पास टाइम है नहीं। तो यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, कन्फाइनमेंट नैनीज़ को हायर करते हैं। तो वो बच्चे की देखरेख करती है 9 महीने, 10 महीने, 1 साल के लिए। तो उसके लिए अलग वीज़ा होता है कन्फाइनमेंट नैनीज़ के लिए। उसके बाद जो मेरा आता है वर्क परमिट फॉर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट का मतलब है यहाँ पे कि जैसे आपको आर्ट्स के बारे में कुछ नॉलेज है या फिर आप कोई शो परफॉर्म करते हो, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, तो उसके लिए अगर आपको सिंगापुर में करना है तो उसके लिए यहाँ पे अलग वीज़ा है। तो दोस्तों, मैं निकला हूँ घर से और अभी मेरे घर के पास में एक बहुत सुंदर सी लेक है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ जाते जाते आपको वहाँ के नज़ारे भी दिखाऊंगा और आपसे बात भी होती रहेगी वर्क परमिट के बारे में। तो दोस्तों, ये है प्राइवेट बिल्डिंग। यहाँ पे मतलब ज़्यादातर 70-80% लोग प्राइवेट घरों में रहते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बिल्डिंग दिखाई मेरे पीछे, ये बेसिकली प्राइवेट बिल्डिंग है। इसको यहाँ पे लोग कॉन्डोमिनियम बोलते हैं, अपने इंडिया में तो फ्लैट वगैरह बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको कॉन्डोमिनियम बोलते हैं। तो इसमें अभी जो करंट रेंट चल रहा है, अगर आप 2 कमरे का घर लेते हो तो 2 कमरे का घर आपको करीबन पड़ता है करीबन ऑलमोस्ट 4 से 4.5 लाख रुपए का आपको इस टाइम रेंट पड़ेगा। रेंट अभी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो गाइस, बात करते हैं कि यहाँ पे अगर वर्क परमिट जो होता है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो लोग सिंगापुर के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू ही आप जॉब पा सकते हैं। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वही आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। तो जो मेरा मोस्टली वर्क परमिट होता है वो मेरे 2 साल की वैलिडिटी के लिए होता है। तो अगर आपका वीज़ा लगता है तो आपकी 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 साल आपको जॉब करनी ही करनी पड़ेगी, उससे पहले आप जॉब को छोड़ के नहीं जा सकते हो इंडिया। तो गाइज़, यहाँ पे कुछ अगर आपका वर्क परमिट लगता है तो उसके लिए आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन सेट हैं जो आपको कॉम्प्लाई करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपके पास वर्क परमिट आपका अप्रूव हो गया और आप सिंगापुर में जॉब कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप उसी ऑक्यूपेशन में काम करेंगे जिस ऑक्यूपेशन में आपका वर्क परमिट अप्रूव हुआ है। दूसरी बात, आप वर्क परमिट पे रहते हुए किसी बिज़नेस में आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का छोटा मोटा कुछ नहीं कर सकते हो। और आप उसी एड्रेस पे रहेंगे, जैसे वर्क परमिट की वैलिडिटी 2 साल की है तो आप 2 साल तक उसी एड्रेस पे रहेंगे
जो एड्रेस आपके एम्प्लॉयर ने सेट किया है आपके लिए। आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए तो आप यहाँ के किसी भी सिंगापुर सिटीज़न से और परमानेंट रेजिडेंट से आप शादी नहीं कर सकते हो। शादी करना अलाउड नहीं है। इवन वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो जाता है और आप इंडिया या आप अपनी ओरिजिन कंट्री में चले जाते हो, उसके बाद भी आप सिंगापुर के किसी भी सिटीज़न से और किसी भी परमानेंट रेजिडेंट से आप शादी नहीं कर सकते बिना MOM का अप्रूवल लिए। तो MOM का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी लेक है घर के पास और ये माउंटेन है यहाँ पे। यहाँ पे एक ये पॉइंट है लोगों का, यहाँ पे लोग बैठते हैं, गुफा सी बना रखी है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो और तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस मैं वीज़ा टाइप के बारे में ही बताने वाला हूँ कि कैसे आपका वीज़ा अप्लाई होगा। लोग सुबह सुबह यहाँ पे वॉक करने, जॉगिंग करने आते हैं। ये है लेक का नज़ारा। यहाँ पे कुछ टोरटॉइस भी धूप सेक रहे हैं लकड़ी के ऊपर पानी से बाहर आके। अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो और आप बच्चा भी यहाँ पे पैदा नहीं कर सकते हो जब तक अगर आपने किसी भी सिंगापुर सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट से आपने शादी नहीं करी हो MOM के अप्रूवल के बाद। तो कहने का मतलब है कि अगर आप वर्क परमिट पे आप यहाँ पे जॉब करते हो और अगर आपको सिंगापुर सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट से शादी करनी है तो उसके लिए आपको MOM से, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है जो सबके वीज़ा इशू करती है, उससे आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप शादी कर सकते हो और उसके बाद ही आप यहाँ पे अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो फिर उसी के बाद ही, परमिशन के बाद ही आप यहाँ पे बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क परमिट जब कंपनी आपको अप्लाई करती है तो उसके लिए आप यहाँ पे कंपनीज़ के लिए भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि कंपनीज़ के पास कितना कोटा अवेलेबल है, कंपनी ने लास्ट 3 महीने में कितने लोकल बंदों को, यहाँ के जो PR और सिटीज़न है उनको कितने बंदों को जॉब दे रखी है। तो इसी तरह कंपनीज़ के पास भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कंपनी हर किसी का या कितने भी वर्क परमिट इश्यू के लिए नहीं भेज सकती MOM को। यहाँ पे उसका पूरा हिसाब किताब रहता है कि कितने लोकल वर्कर हैं यहाँ पे सिंगापुर PR अपने कंपनी में कितने बंदे ले रखे हैं। उसके बाद ही कंपनी का डिसाइड होता है कि वो कितने वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, कितने बंदे वो बाहर से बुला सकती है। दूसरी बात, हर कंपनी का एक अलग काउंट होता है कि ये कंपनी इस कंट्री से इतने बंदे ही वर्क परमिट पे रख सकती है। तो हर कंट्री वाइज सिंगापुर का एग्रीमेंट है कंट्रीज़ के साथ, तो उन्हीं कंट्रीज़ से वर्क परमिट पे लोग आ सकते हैं। सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं और ये पार्क है यहाँ पे झील के किनारे। तो चलो आगे बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। तो स्पेशली वर्क परमिट कौन अप्लाई करेगा आपका, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा और इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। क्या ये रिन्यू हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। आपका जो वर्क परमिट है आपका हर 2 साल के बाद रिन्यू होगा, 2 साल के लिए रिन्यू होता रहेगा। दूसरी बात, अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को सिंगापुर में नहीं ला सकते हो। तो आपके जो भी अगर वाइफ हैं, बच्चे हैं, जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं, आप उनके लिए वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपको अकेले ही सिंगापुर में रहना पड़ेगा और उन सबको इंडिया में रहना पड़ेगा। क्या होगा अगर जब आप सिंगापुर में जॉब कर रहे हो वर्क परमिट पे और आपको कोई बीमारी हो जाती है या फिर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है? तो उस केस में क्या होता है कि जब भी एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा उस केस में कंपनी आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी आपके लिए अप्लाई करेगी, जो कि होता है अराउंड 2023 से शायद ये बढ़ने वाला है या बढ़ भी गया होगा शायद। तो मिनिमम $15,000 $15,000 का वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए होगा कि अगर आपको कोई इमरजेंसी या हेल्थ रिस्क आती है तो उस केस में आप हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। उसके अलावा एम्प्लॉयर को ये भी इंश्योर करना होता है कि जो भी वर्क परमिट वाला बंदा है उसको डॉक्टर को दिखाना है, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो उसके लिए भी कंपनी को अलग से इंश्योरेंस करा के देना पड़ता है ताकि हम नॉर्मल
क्लिनिक या हमारे जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाके कंसल्टेशन ले सकें, दवाइयाँ और अपना इलाज करा सकें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के लिए। तो अगर आपके लिए किसी एम्प्लॉयर वर्क परमिट आपको अलाउ करता है तो एम्प्लॉयर को हर मंथली एक लेवी होती है, एक किराया होता है। अगर आप बाहर से आउट ऑफ सिंगापुर कोई बंदा आप लेके आ रहे हो, उस बंदे को आप नौकरी पे रख रहे हो, तो एम्प्लॉयर को हर महीने गवर्नमेंट को एक रेंट पे करना होता है, जो कि डिसाइड होता है आपकी सैलरी के हिसाब से। तो ये 2 साल तक आपका कंपनी हर महीने एक लेवी बोलते हैं यहाँ पे, तो लेवी गवर्नमेंट को पे करती है हर उस बंदे का जो सिंगापुर से बाहर का है और वो यहाँ पे जॉब कर रहा है कंपनी के अंदर। इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका जो वीज़ा बन जाएगा, आपका जो कार्ड बन जाएगा, अगर वो कार्ड आपने खो दिया, ठीक है, या फिर वो डैमेज हो गया, मींस उसका जो QR कोड है उसमें सारी डिटेल चली गई हैं, तो नया कार्ड बनवाने के लिए जो यहाँ पे होती है वो $60 फ़ीस होती है। $60 सिंगापुर डॉलर्स। तो नया कार्ड अगर आपको डैमेज हो गया तो $60 आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपका वीज़ा कार्ड खो गया और आपको दूसरा बनवाना है तो उसकी जो फ़ीस होती है $100 की होती है। उसके बाद $100 होगी पहली बार अगर खो गया, उसके बाद अगर जितनी बार भी आपका कार्ड खोएगा तो उसका जो रिन्यू फ़ीस होता है वो $300 होता है हर बार रिन्यू करने का। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अगर आप अपनी किसी कंट्री में गए हुए हो और आपका वीज़ा कार्ड अगर आपका खो जाता है तो उस केस में आप, क्योंकि बिकॉज़ आपको सिंगापुर में एंट्री के लिए आपको वीज़ा कार्ड चाहिएगा आपका, जो कि आपका खो चुका है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपने एम्प्लॉयर को नोटिफाई करोगे कि ऐसा है, मेरा कार्ड खो गया है। उस केस में आपका जो एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा वेबसाइट पे जाके, उस केस में आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन लेटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप सिंगापुर में एंट्री ले सको उस लेटर के ज़रिए। तो ये भी एक अच्छी बात है, मतलब ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, ये भी मैंने अभी पढ़ के जाना कि इन केस अगर मेरा कार्ड खो जाता है तो सिंगापुर में एंट्री कैसे होगी। तो उस केस में अगर आप काम करते हैं सिंगापुर में तो गवर्नमेंट आपको एक लेटर इशू करेगी जिससे कि आप सिंगापुर में दोबारा एंट्री ले सकते हैं। हाउसिंग की अगर बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी एड्रेस पे रह रहे हैं, वो एड्रेस आपके एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए। आप ऐसे नहीं रह बिना डिक्लेयर एड्रेस करे आप सिंगापुर में नहीं रह सकते। उस केस में गवर्नमेंट प्रॉपरली चेक्स, रूटीन चेक्स वो लोग कंडक्ट करते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ होने पे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, जैसे मेरे कंस्ट्रक्शन में मोस्टली लोग जो काम करते हैं, मेरे जो वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके लिए ज़्यादातर जो मेरे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो डॉर्मेट्रीज़ वो लोग ऑफ़र करते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग डॉर्मेट्रीज़ में रहते हैं, जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से एक तरह से फ्री का अकोमोडेशन होता है। कहने का मतलब, जो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयर डॉर्मेट्रीज़, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके रहने का इंतज़ाम प्रॉपर करे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाली मेरी कमिंग वीडियोस में मैं बात करूंगा कि प्रोफेशनल्स के लिए किस तरह के वीज़ा टाइप होते हैं, और जो मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो मेरी नैनीज़ वगैरह होती हैं या फिर मेरे डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनके लिए वीज़ा के किस तरीके के रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या सैलरी क्वालिफ़िकेशंस और सैलरी क्राइटेरिया होता है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँगा वीज़ा पे कि स्टूडेंट वीज़ा में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो स्पेशली ये मेरी वीज़ा सीरीज़ थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियोस भी थोड़ी लंबी होंगी बट श्योर इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, समय हो गया है इस सुंदर से लेक को और माउंटेन को छोड़ के घर जाने का, और इस वीडियो को भी यहीं पे फिनिश करते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बिल्कुल दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्फॉर्मेटिव ज्ञान लेते रहिए, आराम से सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।